इससे तेज जवाब देने वाला कोई नहीं है। दावा है इससे ज्यादा रिसर्च कर जवाब आज कोई नहीं दे सकता। ये गाली भी देता है, मजाक भी करता है। ये है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन तहलका मचा रखा है। हल्के फुल्के सवालों से शुरू हुआ सिलसिला राजनीति की पेचीदा गलियों में घुसा। लोगों ने शुरुआत में तो मजे लिए, मजे में ही शुरुआत भी की थी, लेकिन अब ये बहस में बदल चुकी है। ये राजनीतिक बहस को प्रभावित कर रहा है, लेकिन क्या नैरेटिव बनाने का टूल बनता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रोक एआई, भला या बला। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पीएम मोदी की डिग्री, राहुल की योग्यता से लेकर दंगे फसाद जैसे सेंसिटिव टॉपिक तैर रहे हैं। ऐसा अन्य टूल्स के साथ तो नहीं हुआ। यह सेंसेशन एक बार और देखा गया था, पर तब घटनाएं कंट्रोल्ड टाइप एटमॉस्फेयर में थी। अब जो हो रहा है वो याद दिलाता है एक खुलासे की, देश में चुनावी अस्थिरता की साजिश। पर क्या मस्क को इससे जोड़कर देखा जा सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ग्रोक देश दुनिया के ग्रोथ पर ग्रहण तो नहीं लगा देगा। ग्रोक टूल किट का हिस्सा तो नहीं बन रहा है। ये देश के लिए भला है या बला है? और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह मेरे साथ हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के जितेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत में, चर्चा की शुरुआत में एक बात मैं स्पेसिफिकली कह दूं एकलव्य और जितेंद्र, आप दोनों से, कि ये डिस्कशन फोरम है और चूंकि हम बहुत से हाइपोथेटिकल सिनेरियोज पर बात करने वाले हैं, इसलिए इसको ओपन फोरम रखेंगे। किसी सवाल के पेच में नहीं फंसेंगे, जिसको जब बोलना है तब वो बोल सकता है। लेकिन एक शुरुआत के लिए जितेंद्र जी आपसे चालू कर रहा हूं कि बहुत सारे पॉलिटिकल ऐसी बातें जो अब नहीं भी की जाती हैं वो भी एकाएक उठकर आ गई हैं, जिसमें डिग्रियां हैं, योग्यता है, घटनाएं हैं, दंगों का काल है और भी न जाने क्या क्या है। नेहरू की प्रॉपर्टी है, कितनी दान की गई थी और आज उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इन सारी चीज़ों का, कंसिडरिंग कि 2024 में हमने देखा था कि नैरेटिव अगर बनता है तो क्या होता है? स्वप्निल, बात यहाँ पे आप इम्पैक्ट की कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट को जानने के लिए यहाँ दो चीज़ जानना जरूरी है कि इम्पैक्ट किसके दिमाग पर। अब व्यक्तियों को मैं मोटे मोटे दो धड़ों में बांटता हूँ। एक तरफ वो है जो समझदार हैं, यहाँ डिग्री से, पढ़े लिखेपन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ है अवेयरनेस और सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति। और दूसरी तरफ एक आम जनता। यहाँ सोचने के दो एंगल होंगे, ध्यान से समझना इस बात को। एक समझदार व्यक्ति जो है वो इतना जरूर जानेगा कि ये मशीन बेस्ड एआई सिस्टम है, ये मशीन का है सारा। इसमें जैसे डेटा या सूचनाएं इसके पास पहले से डाली गई हैं या उपलब्ध उस समय हैं कंसर्निंग टॉपिक से रिलेटेड, ये उसी को उल्टा पुल्टा करके जवाब देगा। ये तो समझदार धड़े की बात है। इसका मतलब यहाँ कल्पना की और विवेक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कल्पना है तो भी केवल वो आपके द्वारा अवेलेबल है, उसी को तो खंगाल रहा है ना, वो उसी को तो खंगाल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। अब दूसरा धड़ा है आम जनता। आम जनता केवल उसी भाषा को सुनती है जो उसे सुनाई जाती है। अब ये सुनाने वाले कौन हैं? सुनाने वाले दो लोग होते हैं, या तो कोई नैरेटिव सेट करने वाला या उसको तोड़ने वाला। तो खतरे उतने ही इसके अभी भी बने हुए हैं। आम जनता ये ना समझे कि चैट जीपीटी जैसा या एसआई ग्रोक जैसा कुछ आया है, डीप सीक एक और है, 3 चैटबॉट हैं जो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इनकी सत्यता और असत्यता जैसे शब्दों से अभी समीक्षा मत करो, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। पर हाँ, इसका जो जितना प्रचार कर पाएगा इनका बहाना लेकर, इनकी बातों को लेकर, वो उतना ही जनता में सफल होगा, चाहे वो नैरेटिव बनाने में हो, चाहे वो नैरेटिव को ध्वस्त करने में इस्तेमाल करना हो। तो एकलव्य, जब गोदी मीडिया टर्म कॉइन भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे भी तो मीडिया था, उस टाइम पे भी तो आर्टिकल्स थे, उस टाइम की चीजें भी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, वो भी तो स्क्रूटनी में आ रही हैं। और जब गोदी मीडिया टर्म जब कॉइन हुआ, उसके बाद एक अलग तरह का सिनेरियो बना, एक अलग तरह के आर्टिकल्स सामने आए। ये ओवरऑल एनालिसिस किस बेसिस पर कर रहा होगा भाई? अगर उसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बोल दिया कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर संशय है, अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं, अब समझदार व्यक्ति उसे क्या लेगा? और या जिसको जो समझदार नहीं है, जो दूसरी कैटेगरी जितेंद्र जी बोल रहे हैं, वो उसको क्या लेगा? देखिए स्वप्निल जी, मैं समझता हूँ कि एक तो ये समझना बड़ा आवश्यक है कि ये जो एआई है ये हमारे एक ह्यूमन एवोल्यूशन का एक एस्पेक्ट है। जब एक तरह से शुरू में जब हमारा गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन एक हैंड रिटन फाइल्स से जब डिजिटल की ओर जा रहा था, तो भी इस तरह की बातें होती थी कि भाई आप
एट द टच ऑफ अ बटन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से, और मैं इसकी मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि देखिए एवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है कि चेंजेस तो मतलब इस पार्ट ऑफ द ह्यूमन जर्नी, और नई नई चीज़ें आना भी उसका एक पार्ट है, परंतु उन चेंजेस से सबसे बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करके अडेप्ट कौन कर पाता है। नेचुरल इवोल्यूशन नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव इवोल्यूशन नहीं, बिल्कुल है। मैं आपको उसी ये जैसे आपने evolution है। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री की बात करी ना, देखिए नरेंद्र मोदी जी जहां तक मैं समझता हूं, उनका जो भारतवर्ष के लोग हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली मोस्टली भारतवर्ष की बात करें क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, और इलेक्टोरली तो सबसे ज़्यादा भारतवर्ष के लोग ही मैटर करेंगे। तो भारतवर्ष के लोग, मैं समझता हूँ कि उनकी डिग्री, पहली बात तो एआई ने सिर्फ ये बताया है कि डिस्प्यूटेड है, ये नहीं कहा है कि है नहीं उनके पास। अब दूसरी बात, तो क्या हम उसको डिस्प्यूटेड माने? ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया, जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टर्म बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, तो आंसर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि डिस्प्यूटेड मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक आम व्यक्ति नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग होंगे जो मानेंगे, ऐसे लोग होंगे जो नहीं मानेंगे, बट द वर्स्ट केस सिनेरियो इज कि मान लिया कि है, पर जो मानता था उसको ठेस पहुंच जाएगी। हाँ, जो मानता था उसको तो ठेस पहुंच जाएगी। लेकिन आप ये देखिए, मेरी समझ में इट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी को आज उनके पास, जो जनता उनको जिस चीज पे जज करने वाली है, उनके पास इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, आपको बता रहा हूँ। एक तो बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि देखिए, उदाहरण के तौर पे कि एक तो 23 साल की उनकी कार्यशैली जो लोगों के सामने है जज करने के लिए, देश चलाने के लिए, वो जो उनको दायित्व मिलना है उसके लिए वो ज्यादा, उसको ऑब्जर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट नहीं, इंटरेस्टिंगली मैं इसी बात को काउंटर करूंगा, आप करिएगा, मैं इसी बात को काउंटर कर रहा हूँ। किसका मतलब, आप दोनों की इजाजत से एक सेकंड पार्ट और रख दूं। सेकंड पार्ट ये है साहब कि अपन मान लेते हैं कि भाई डिग्री जो है उनकी डिस्प्यूटेड ही है, और अपन ये मान लेते हैं कि उसके बेसिस पे उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर जाती है, और कई लोग सोचते हैं कि भाई अरे यार ये आदमी तो मैंने जो सोचा था वो है नहीं, तो फिर क्या होगा, उसका विकल्प सोचेंगे, उस आदमी का विकल्प सोचेंगे। तो जो विकल्प सोचेंगे उनमें से एक जो आज मतलब जो दिखाई देते हैं सबसे बड़े विकल्प, एक तरह से वो राहुल गांधी हैं। तो वो ग्रोथ राहुल गांधी जी के बारे में भी तो बात करेगा ना। बिल्कुल कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब नैरेटिव बना है ना, जब 400 पार का नारा आया और उसके बाद एक नैरेटिव बना, वो 400 होता या ना होता, वो 300 350 के बीच में हो सकता था, वो 240 के आसपास आ गया। तो नैरेटिव इस तरह से काम कर सकता है, जब लोगों को विकल्प नहीं दिखा तब उन्होंने एनडीए को 300 के नीचे ले आए, बीजेपी को 250 के नीचे ले आए। तो विकल्प दिखे या ना दिखे, गेम कुछ भी हो सकता है। अब एक सेकंड पोर्शन है, जब हम नरेंद्र मोदी पर ही बात कर रहे हैं, इसका आप वो पार्ट तो मिस नहीं कर सकते ना कि ही स्टिल रिमेन्स द प्राइम मिनिस्टर। ओके, लेकिन एक और सेंसिटिव टॉपिक है, वो है गोधरा। अब किसी ने साहब तड़ से पूछा कि इसमें मोदी जी के इन्वॉल्वमेंट का क्या, ये भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। जितेंद्र जी, आपसे सवाल है, ठीक है, अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ अवेलेबल नहीं है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी अवेलेबल है, साबरमती फाइल्स फिल्म भी अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, दोनों सेपरेट पर्सपेक्टिव है। ग्रोक इंटेलिजेंटली एक ये छोड़कर जाता है कि हो सकता है, क्योंकि अभी चीजें क्लोज नहीं हुई है या उस तरीके से नहीं हुई है जिसको फुल एंड फाइनल कहा जाए। बिल्कुल है ना। तो ये तो खेलना हुआ, वो भी इस सिनेरियो में जब हम देख रहे हैं कि नागपुर जल रहा है, या राजस्थान में एक पत्थरबाजी की घटना अभी हमने सोमवार की शाम को देखी है। इसने आपने कहा कि फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है, मतलब मैं फुल एंड फाइनल कहने का मतलब यह है कि ग्रोक अपने आंसर में ये संभावनाएं छोड़ रहा है कि हो सकता है इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि उसकी एनालिसिस में कोर्ट से मामला खत्म हुआ, लेकिन संशय के साथ उसके एनालिसिस में, लोगों के मन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में मौजूद चीजों के एनालिसिस में। आप स्वप्निल बिल्कुल सही बात की तरफ जा रहे हैं। मैं और सरल कर देता हूं। देखो, इसका सबसे बड़ा खतरा, यहाँ कोई भी चैटबॉट की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी मशीनी आधार पर बने हुए या डेटा के आधार पर बात करने वाला। डेटा जब शब्द आता है ना, तो डेटा में प्योर और फेक दो चीज होती हैं।
बहुत बड़ी गुंजाइश यहाँ पे है कि वो डेटा कितना प्योर और इम्प्योर है, बहुत बड़ी चीज है। मशीन में इतना अभी दिमाग नहीं है, बेशक वो दावा कर रहे हैं, जैसे डीप सीक है, वो क्या करता है कि वो कहता है कि हम डीप फेक को छांट लेते हैं। अभी ये समसामयिक के आधार पे बड़ा दावा कर रहा है। ग्रोक को कहा जाता है कि ये चल रहे समय में सबसे अच्छा है। अगर हमें कंटेम्परेरी सिनेरियो में किसी की जानकारी चाहिए, बेहतरीन, पर उसका आधार क्या है? उसका आधार तो सोशल मीडिया पर उपलब्ध सारी वही चीजें हैं ना, इंटरनेट पर। सोशल मीडिया से भी मैं सीधा बोलूं, इंटरनेट पर, डिजिटल वर्ल्ड में उपलब्ध। तो डिजिटल वर्ल्ड खुद इस बीमारी से, इस वायरल से ग्रसित है। आम जनता को ध्यान देना चाहिए, वो खुद दुखी है कि कौन सा डेटा प्योर और कौन सा इम्प्योर। अब हम एक शिक्षक होने के नाते अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि बेटा, आपको यदि सफलता पानी है तो ऑथेंटिक किताबें पढ़े। अब प्रश्न पूछता है बालक की, सर ऑथेंटिक क्या? तो मेरा जवाब होता है जिसके पीछे प्राधिकृत संस्था का सपोर्ट हो। इसका मतलब शिक्षा जगत में जैसे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं, वहां प्रचलित टेक्स्ट और रेफरेंस बुक से आप आधार बनाएं। मेरा कहने का तात्पर्य, ऑथेंटिकेशन कौन दे? अथॉरिटी जिसके पास है, यही डेटा के संबंध में लागू करो। अब अथॉरिटी किसके पास है? डिजिटल वर्ल्ड में अथॉरिटी क्या है? सबसे बड़ी चीज यही मैं जानना चाहता। अब जैसे मैं एक उदाहरण से और स्पष्ट करूं, मोदी की डिग्री की बात आती है। भैया, मोदी की डिग्री जिस भी कंसर्निंग कॉलेज से की होगी, की या नहीं की, व्हाटएवर, तो ये उस दिन सही जवाब दे पाएंगी ये मशीनें जिस दिन सभी के डेटा सारी यूनिवर्सिटीज पब्लिक करेंगी, उसको पब्लिक करेंगी कि इस सत्र में फला फला स्टूडेंट ने हमारे पास आउट हुए। अब ये तो है ही नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का है और बहुत सारी का नहीं है। तो उस डेटा को हम किस आधार पर प्योर मान लें? तो बड़ा खतरा क्या है? बड़ा खतरा ये है कि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। लोग इंस्टिगेट हो सकते हैं, जहां पर एक अफवाहों के बेसिस पर कुछ भी हो सकता है, लोग इंस्टिगेट हो सकते हैं। करेक्ट। तो अगर ये इस टाइप का टूल है, तो ये जो समय समय पर आता है ना कि चुनावों के दौरान अस्थिरता के लिए विदेशी ताकतें लगी हुई हैं वाया INDIA या वाया कांग्रेस, ये जो भी है, मैं भी बड़े खतरे के रूप में इसको देख रहा हूं। बड़ा खतरा ये इसलिए, एक बड़ी चुनौती है। देखो, आम आदमी तो इसे संभावना देख रहा होगा। मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं, मैंने भी रिकमेंड किया कि बेटा मदद ले सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन बड़ा खतरा क्या है यहाँ पे? बड़ा खतरा है कि आप ओवर इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि डेटा ओवर इंफॉर्मेशन और ओवर डेटा की बाढ़ में आप ये नहीं छांट पाओगे। ये बाढ़ ठीक ऐसी ही होगी, कल्पना करो जैसे कुंभ की भगदड़ में बाद में बचा हुआ चप्पलों का ढेर। अब उस ढेर में कौन सा आपका पैर है जिसे आप पहन सकते हो, सही में आपका है, उसे खोजना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। तो ये मुझे तो चुनौती ज्यादा लग रही है। एक और उदाहरण अगर आपकी अनुमति हो तो ऐड करूं। इसके खतरे को भांपकर, मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक लेखन का बड़ा महत्व होता है कि आप ऑथेंटिक बुक लिख रहे हो, आपका राइटिंग ऑथेंटिक है। इवन रिसर्च पेपर भी AI की मदद से लिखे जा रहे हैं। अभी सेंट जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस ने दुनिया में पहली बार, ध्यान दें गर्व का विषय है थोड़ा सा, तो उस यूनिवर्सिटी ने, उसके लखनऊ कैंपस ने एक इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो पहले ही फेज में है, स्टेज में है, जो कोशिश करेगा कि क्या सही और क्या गलत है, एक तरह से प्लेगरिज्म को छांटने के लिए, वरना बड़ी आफत आने वाली है। इस चैट GPT, चैट ये जो ग्रोक है, यहाँ चैट GPT का जो चैट है वो बड़ा बिजनेस लाइक चैट है। मैं एकलव्य आपके पास आ रहा हूँ। जैसे मेरे अपनी समझ में जितने भी पत्रकार मेरे पास आते हैं कि हमको रिसर्च करना है तो हम विकीपीडिया देख रहे हैं, तो मैं उनको स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि विकीपीडिया को रेफरेंस के लिए लो, उसको फैक्ट चेक के लिए मत लो। क्योंकि विकीपीडिया पर तो किसी भी आर्टिकल पे जाकर मैं भी चीज़ों को उसमें घट-बढ़ कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, टेक्स्ट को इम्प्रूव कर सकता हूँ, सारी चीज़ें हैं। अब मसला क्या आता है? वो मसला आता है ग्रोक AI के साथ कि ये आपसे ह्यूमन कनेक्शन बना रहा है, ये गालियाँ देता है। आम लाइफ में क्या है, अगर हम गाली गलौज से बात करते हैं तो एक क्लोजनेस का एहसास होता है या फिर दुश्मनी का एहसास होता है, ठीक है। मतलब ये आपके इमोशनल साइड को कनेक्ट तो करेगा, कांटेक्ट तो उससे बनाएगा, या तो उस गाली गलौज से दोस्ती वाला या दुश्मनी वाला, कुछ ना कुछ तो बनाएगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एक बहुत फेमस जापानीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो आज की डेट में AI जिस लेवल पे डेवलप हो चुका है, तो ये इस लेवल का इंटेलिजेंस को हैंडल करने के लिए मान लीजिए कि चैट GPT जिस लेवल पे है, तो उसको जिस लेवल की अभी कंप्यूटिंग वो कर रहा है, उसको करीब एक बिल्डिंग के साइज के बराबर का कंप्यूटर चाहिए होता है, ठीक है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साइज का कंप्यूटर चाहिए होता है उसे। लेकिन अगर उसे ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर किया जाए और अगर
उस ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी को अगर कंप्यूटर में उतारने की कोशिश करी जाए तो लगभग एक छोटे शहर के साइज का कंप्यूटर तैयार करना पड़ेगा। वो इससे क्या बताना चाहते हैं कि अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, जो रियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल नहीं है, उसकी इससे बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूं कि वी आर स्टिल एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ एआई। ठीक है, आज ये बात सही है कि भाई हम क्या देख रहे हैं, हमने अभी तक चैट जीपीटी देखा है, डीप सीक तो चाइना में है तो उसका ज्यादा हमने कुछ देखा भी नहीं है। ये अभी आया है ग्रोक, विच इज वेरी वेरी अर्ली। अर्ली स्टेज से ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या है कि वी आर ऑलरेडी इन अ डैमेज्ड स्टेज ऑफ अफवाह और ये सारी चीजें जो होती हैं। व्हाट्सएप वीडियो युगांडा का होगा, यहाँ का बताकर यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। मैं ऐसी एक बात कंडीशन ऐड में करूंगा, मैं एक बात इसमें ऐड करूंगा। देखो, सरल भाषा में समझते हैं। जैसे आपका सवाल या हमारी जिज्ञासा जो हम एआई चैटबॉट से पूछते हैं, यदि वो तकनीकी भाषा का है, रिसर्च फील्ड का है, तो इसमें नहीं, इंस्टिगेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। इंस्टिगेटेड सवाल तब नहीं आएगा, जब समझिए। मजा तब नहीं आएगा जब चैट जीपीटी ग्रोक को फैक्ट चेक करेगा। इंस्टेंट जब आप और पूछते ये हैं, होगा ये भी विद है। कंपटीशन, विद इमर्जिंग कंपटीशन। मैं इसी बात को एक्चुअली कंप्लीट करना चाह रहा था कि वी आर स्टिल एट अ वेरी अर्ली स्टेज, बिकॉज कि क्या है कि अभी एआई जो है, चाहे वो ग्रोक हो चाहे चैट जीपीटी हो, वो अभी खुद ही स्वयं ही अपने अर्ली स्टेजेस में है। उनके पास कई इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल होती जाएगी। ये ग्रोक से ही पूछा गया, खुद खुद ग्रोक से ये पूछा गया कि आप बेहतर हो या चैट जीपीटी या क्या, तो ग्रोक का जवाब सुनिए। ग्रोक क्या कहता है, वो समझाता है, खुद समझाता है कि यदि आपका प्रश्न या जिज्ञासा तकनीकी क्षेत्र से रिलेटेड है तो एक बेस होता है, बेसमेंट होता है जिसको GSM 8K बोलते हैं। उस पर जो है चाइना वाला डीप सीक वो बेहतर जवाब देगा। और यदि आप पूछ रहे हैं समसामयिक या ह्यूमन एरर उसमें है, मन से सोचने, कल्पना शक्ति की बात का कोई जवाब है या गुंजाइश है, तो उसके लिए MMLU तकनीकी काम करती है। और उसमें अभी हम दोनों ही प्राथमिक स्तर पे हैं। खुद ग्रोक का जवाब है, क्योंकि हमारी एक सीमा है। नहीं, वो तो ऑलरेडी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम कर रहा है। देखिए, आपने एक शब्द ऐड किया था, उस पे मैं जरूर सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। जब बात ये भावनात्मक होके जवाब देता है, ऐसा लगता है, तो एक जुड़ाव बनेगा, जनता इसको तुरंत। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ ना, मैं उसका एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जैसे कोई भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव वाला सवाल ग्रोक से पूछा गया और उसके बाद जो उसके जवाब आ रहे हैं ना, ये देखो, यही तो हमने कहा था। करेक्ट। इसका मतलब है कि ये इंपैक्ट डाल रहा है। ये कैसे इंपैक्ट डाल रहा है? जैसे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, हमने उसको चेक नहीं किया। स्वप्निल जी, एक्चुअली अभी जो अपन 3 लोग जिस कमरे में बैठे हैं ना, मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। सर जो हैं, शिक्षक हैं, आज इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं मानता हूं कि ग्रोक से या चैट जीपीटी से वो, जैसा कि इन्होंने बताया, कि एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या ग्रोक ये पता लगा सकता है कि इस बच्चे का ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है? वो तो एक शिक्षक ही कर पाएगा ना, जिसने उसको कई सालों से मॉनिटर कर पाया है। आज आपके कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं, क्या जिस तरह से आप एक डिबेट को जिस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है, क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाता है? नहीं कर पाता है। अभी तो बुलेटिन पढ़ पाता है, बुलेटिन पढ़ पाता है ना, लेकिन जो रेजिंग रियल इश्यूज हैं, आज का हमें टॉपिक क्या रखना चाहिए, क्या वो सेलेक्ट करके, और यदि वो कर भी ले कि इस डिबेट की, इस टॉपिक की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, नहीं, एक बस कंप्लीट कर दूं सर। दूसरी बात, अभी डिग्री की बात हो रही थी ना स्वप्निल जी, जब आपने मुझे पहली बार यहाँ पे आमंत्रित किया था तो आपने पता किया था कि मेरे पास कौन सी डिग्री है? किया था क्या? क्या आप किसी रेफरेंस पे चले होंगे, शायद आपने कहीं मुझे और देखा होगा, और ओवर द टाइम आप, ठीक है, हमारी मुलाकात हुई तो हम एक दूसरे को बेहतर जान गए, लेकिन क्या उस समय आपके लिए डिग्री ज्यादा मैटर करती थी या आज डिग्री मैटर करती है? मैं समझता हूं कि नहीं करती है। और वही केस नरेंद्र मोदी जी का भी है। बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की डिग्री की नहीं है, बात वही है ना। डिस्प्यूट तो फिर गोधरा भी है। नहीं, लेकिन एक चीज है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, हम उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो जब PhD करने जाता है और जब अपने रिसर्चर्स को बनाता है, तो वो अपने एंड रिजल्ट में ये चाहता है कि जो हमने हाइपोथेसिस माना था वही साबित हो जाए। जबकि ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आपका हाइपोथेसिस साबित नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपने रिसर्च बहुत ईमानदारी से किया है जी। बट इस बात का फर्क कितने लोग महसूस कर पाते हैं? एमफिल लेवल, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ग्रोक वही एक सिनेरियो प्रोवाइड करवा रहा है
जो हाइपोथेसिस को दे रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वेदर और नॉट जो ऑडियंस है उसके पास वो मैच्योरिटी है कि एग्जैक्टली नहीं हैंडल करने की, कहीं नैरेटिव तो नहीं बन जाएगा, कोई नैरेटिव बनाने का टूल तो नहीं बन जाएगा। एग्जैक्टली और जनता की से कितना इफेक्ट होगी। हाँ। आपका सवाल सीधा ये देखो स्वप्निल, मेरा जो क्षेत्र है, मैं अगर बात करूं युवाओं की, हम भारत लगभग 48.7% युवा है लगभग, तो युवा वर्ग जो होता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है किससे, सूचनाओं से, डाटा से। तो डेफिनेटली एक शिक्षक होने के नाते मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं इस बात को लेकर कि मौलिकता के क्षेत्र में बाधा पहुंचाएगा। इसका उपयोग भी है छात्रों के लिए, एक सीमित मात्रा में इसका उपयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात बताइए, आपको याद होगा आपके बचपन की चीजें, हालांकि इसको आप मेरा दक्यानुशी आप ये नहीं कह सकते कि आप तो सर परंपरागत सोच के हैं। जब हमारे पास फोन सेव करने के लिए, नंबर सेव करने के लिए नहीं होती थी फोन बुक, तो हमें 10-15 फोन नंबर मौखिक याद होते थे। अब जब हमारे पास गैजेट्स आ गए, जितने ज्यादा आए हैं, हमारी क्षमता उससे घटी है, हमारी मेमोराइज करने की क्षमता। पर ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। पर इसका चलिए मेरे क्षेत्र में तो यानी एक अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा है अगर विवेक से काम ले। बात वहीं की वहीं खड़ी है, आम जनता में नैरेटिव सेट करने की बात आए, किसी नेता के बारे में टिक्का टिप्पणी बात आए, या एक विचारधारा को फैलाने की बात आए, तो मैं तो इसे बड़ा खतरनाक मान रहा हूं, क्योंकि इसके डेटा एग्जैक्टली मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। एकलव्य, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि वो जो 3-4 बीजेपी के लीडर्स जिन्होंने ये कहा था, जिनके मुंह से निकला था संविधान बदलना, उनका मंतव्य ये था कि हम संशोधन करेंगे। उनका मतलब ये तो नहीं रहा होगा कि हम एक नया संविधान बनाने वाले हैं। लेकिन कितने प्रॉपर तरीके से वो लोगों के बीच में सेटल हो गया और कितने प्रॉपर तरीके से उसका एक फायदा INDIA को एक अपने 2024 की जंग में मिला। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि आपको लगता है कि ये नैरेटिव बनाने का टूल बन सकता है कंसीडरिंग प्रेजेंट सिनेरियो? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बहुत अच्छा स्पीच दिया महाकुंभ पर। आप इमेजिन कीजिए कि कुंभ के सफल होने नहीं होने का सवाल किसी पर्टिकुलर माइंडसेट ऑफ मोटिव से पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड्स के सिलेक्शन के साथ ग्रोह की तरफ उछाला जाए और वो उस पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स को ही रीड करते हुए अपना आंसर दे, तो वो 1 से 2% लोगों को तो प्रभावित करे। देखिए स्वप्निल जी, आपने जो बात करी, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग की जो बात हुई, उसके लिए क्या है कि वो बेसिकली किसी कंटेंट के ऊपर ही वो नैरेटिव क्रिएट करा जाता है। और वो सच्चाई है कि वो जो कंटेंट है उन 3-4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो दिया था। और तो मैं तो समझता हूँ कि एक तरह से इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि आने वाले समय में जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं उनको और केयरफुल होना चाहिए अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स। मतलब पब्लिक के लिए खतरा परोस दिया, ये नहीं, आप इसको नहीं मान रहे हो कि ये खतरा है कि नहीं है? मैं तो मान रहा हूं कि खतरा है, लेकिन परंतु ये जो खतरा है, ये खतरा बेहतर परिवर्तन लेके आएगा पब्लिक डायलॉग में। भाई अगर उन्होंने होना क्या चाहिए था, लूजली एक पॉलिटिशियन को, एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन जो पब्लिक डायलॉग में एंगेज करता है, यदि वो इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो चीज रख रहा है इतना लूजली उस चीज को नहीं बोले, ठीक से एक्सप्लेन करके बोले। तो मैं तो समझता हूं कि आने वाले समय में हाँ ये खतरा हो सकता है उन लोगों के लिए जो इस तरह के लूज डायलॉग्स बोलते हैं। लेकिन अब जैसे एक तो होता है सवाल और एक होता है सवाल बनाकर पूछना, जी बहुत अंतर होता है। जब सवाल बनाकर पूछे जाते हैं ना, तो उसमें शब्दों का प्लेसमेंट, उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर फ्रेम टाइप में होता है, जिसका इस्तेमाल हम भी करते हैं, सभी करते हैं। समझ रहा हूं। अब इस तरह का सवाल उछाला गया, स्क्रिप्ट को मेरे से ज्यादा तो कौन समझेगा। और इस जवाब को अगर मैं मतलब जिस तरह का शब्दों का सवाल होगा उसी तरह के शब्दों वाले जवाब भी तो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट वो इम्पैक्ट छोड़ेंगे। इसका ये एक्चुअली मशीन का जो सबसे बड़ा एक तरह से डेंजर है कि मतलब आप जो सवाल कर रहे हो उस सवाल से जुड़े हुए कई और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, परंतु उन एस्पेक्ट्स पे वो एक उदाहरण पता नहीं। शॉर्ट में दीजिएगा, मेरा समय खत्म हो चुका है। बेहतर उदाहरण बताता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने उससे पूछा ग्रोक से कि एकलव्य कौन है, उसका माथा खराब, बोलो मैं नहीं जानता। मैंने आपके बारे में फिर थोड़ा सा और बताया कि एकलव्य स्तर है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। जितना मैं बताता गया उतना उसने एज ए डेटा सेव कर लिया। आप समझिए, अब मैं जो अगला प्रश्न कर रहा हूं तो मेरे ही डेटा, मेरे ही इनपुट के आधार पे, अब वो इनपुट बिल्कुल कैसा था वो तो मैं जानता हूं जो मैंने दिया,
आप अब मैंने तो सही दे दिया तो गलत भी तो डेटा जा सकता था। उसी के आधार पर फिर जब मैं 10 सवाल पूछ चुका तो आगे वो सारे सवालों में मेरे पिछले सवालों को इस्तेमाल करके जवाब गढ़ने लगा और उनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये कितना खतरनाक हो तो सकता है। यानी कि आप स्वयं मान रहे हैं इसका मतलब कि जो ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे जहां से मिलेगी जिस तरह की वो उसको सही मान के खतरा क्या है मैं बताता हूं, प्रेजेंट करेगा लोगों के सामने। तो यदि अगर इस दुनिया में ज्यादा लोग अगर गलत सोचने लगते हैं तो उसी को तो नैरेटिव कहा जाता है, जो एक गलत नैरेटिव तो आप सक्सेसफुल हो स्वीकार जाता कर रहे हैं नैरेटिव में इसका इस्तेमाल होगा और नैरेटिव में होगा, लेकिन हम ये थोड़ी मान के चल सकते हैं कि गलत ही नैरेटिव बनाया जाएगा। कभी कभी गलत नैरेटिव बनाया जा सकता है, मुझे इस एग्जांपल से मीडिया में भी बनाया जाता है। मुझे इस एग्जांपल से आपत्ति क्यों मैं बता दूं, डिबेट के पहले आपने सर्च मेरे बारे में किया था। यस 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 ये आपने मुझे बताया। यस करेक्ट। अभी आप बता रहे हैं कि एकलव्य के बारे में नैरेटिव ऐसे बन जाता है। करेक्ट करेक्ट। आप देखिए मशीन की क्षमताओं का या इससे बेहतर एग्जांपल लाइव क्या हो सकता है? इससे बेहतर कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। उसके पास जैसे इनपुट्स हैं, जैसे भी वो जैसे शब्द हाँ, तो ये मान ले कि ये पोल तो नहीं खोल रहा है, वो एक मीम आपने देखा होगा कि अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। मैं एज ए शिक्षक ये कहूंगा कि किसी भी चैट बॉट का किसी भी जवाब का कभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते। देखिए राजस्थान का एक बड़ा चर्चित ट्विटर हैंडल है 8pm no CM। आज ग्रोक से कई लोगों ने पूछने की कोशिश करी कि उस ट्विटर हैंडल के पीछे कौन है। तो ग्रोक ने अपने कुछ आंसर्स दिए, परंतु उसने साथ में ये भी लिखा कि जहां तक मुझे लगता है ये मतलब एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसी ट्विटर हैंडल पर नीचे जाकर अगर आप देखेंगे तो ग्रोक से एक सवाल ये भी पूछा गया कि सचिन पायलट सीएम क्यों नहीं बन पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी तो इंस्टिगेटेड है, ये भी तो नैरेटिव सेटिंग है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।